मैं डॉक्टर महिमा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST फ्रॉम SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, आज आपके सामने बात करने वाली हूँ ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन की मेथड्स के बारे में। जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा कि ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। साथ ही मैंने आपको ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन के मेथड्स में से फर्स्ट मेथड, जो कि परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड था, इसके बारे में आपको जानकारी दी, उसके गुण दोष बताए, वो कहाँ अप्लाई किया जा सकता है उसके बारे में आपसे बात शेयर की। अब मैं आपके सामने आज परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेथड में हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के आधार पर विभागीय उपरिव्ययों के अवशोषण की दर ज्ञात करते हैं और उसी दर को अप्लाई करते हुए एक डिपार्टमेंट में संपन्न हुए विभिन्न उपकार्यों की उपरिव्यय लागत ज्ञात की जाती है। तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100। ये करने से हमारे पास एब्जॉर्प्शन की रेट आ जाएगी। एब्जॉर्प्शन की जो रेट हो है वो हम उस डिपार्टमेंट में जितने भी जॉब्स अप्लाई हुए हैं, जॉब्स संपन्न हुए हैं, उन पर हम उस रेट को अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के ओवरहेड्स का एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्शनमेंट करने के बाद किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिस्से में टोटल ओवरहेड्स आते हैं 5000 एंड फॉर द सेम पीरियड हम देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट आती है 1 लाख रुपीज़। देन द एब्जॉर्प्शन रेट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर 5000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट इज़ 5%। तो 5% यदि हमारे पास एब्जॉर्प्शन की रेट आती है, देन यदि हमें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी भी जॉब की ओवरहेड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, बशर्ते कि हमें उसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ज्ञात हो, तो हम उस जॉब की ओवरहेड्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ एक जॉब है जिसकी लेबर कॉस्ट 300 रुपीज़ है, then the amount of overheads of that particular job will be 5% of 300, that is ₹15। आया आपको समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर जॉब की ओवरहेड्स की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेबर कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, ये जो मेथड है, ये हमने जो फर्स्ट मेथड इसके लिए ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन के लिए किया था, उस मेथड से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ये जो बेसिस है, इसमें हम सबसे पहली बात कि समय तत्व पर भी ध्यान देते हैं, है ना। किस पर ध्यान देते हैं हम? समय तत्व पर ध्यान देते हैं। समय व्यतीत होने के साथ साथ प्रत्यक्ष श्रम की लागत भी बढ़ती जाती है। समय के साथ साथ लागत भी बढ़ती जाती है। प्रत्यक्ष सामग्री के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन श्रम की लागतों में उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है। यह भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसके मूल्य इसलिए हम स्टेबल मानते हैं। इसलिए उपरिव्ययों के अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए यह जो आधार है वह उपयुक्त है
लोकप्रिय है, प्रचलन में है। इस आधार पर प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। कब? यदि उद्योग में मशीनों का प्रयोग बहुत अधिक नहीं होता हो, क्योंकि जहाँ मशीनों का प्रयोग अधिक होता होगा वहाँ पर हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो मशीन से रिलेटेड ज़्यादा होंगे बजाय श्रम से रिलेटेड होने की। दूसरा है कि ये ऐसी परिस्थितियों में भी उपयुक्त है जहाँ पर कुशल और अकुशल जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनका अनुपात लगभग एक सा रहे, यानी जो पर्टिकुलर एक जॉब और दूसरे जॉब में एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनका रेशियो एक सा रहे। साथ ही जो मजदूरी की दरें हैं वे भी यदि समान हो तो इसका उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो कार्य किया जा रहा है उपकार्यों में उसकी प्रकृति भी समान हो, तो इस तरीके से लेबर के आधार पर ओवरहेड्स कैलकुलेट करना उपयुक्त रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक मेथड के अलग अलग गुण और दोष होते हैं। कोई भी मेथड अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है कि जिसे सभी परिस्थितियों में लागू किया जा सके। तो जैसा कि मटेरियल कॉस्ट पर आधारित एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के मेथड के भी दोष थे, उसी प्रकार से ये मेथड भी दोष का पक्ष भी रखता है। प्रत्यक्ष श्रम लागत और उपरिव्यय में कभी कभी सीधा संबंध नहीं होता है, विशेषकर जब इसको कुशल और अकुशल श्रमिकों के मजदूरी के भुगतान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। कुशल मजदूरों को अकुशल मजदूरों की कंपैरेटिवली हम क्या करते हैं, ज़्यादा मजदूरी देते हैं। अतः कुशल मजदूरों के द्वारा जो भी जॉब्स संचालित किए जाएंगे उन पर ओवरहेड्स का भार अधिक हो जाएगा, जबकि वास्तव में जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उन पर ये भार अधिक होता है, क्योंकि उन्हें उस जॉब को कंप्लीट करने में समय लगता है, औजार लगते हैं, उनकी वॉच, उनका सुपरविज़न भी अधिक करना पड़ता है। इस आधार के अंतर्गत उपरिव्ययों की प्रयोग और भार सहन करने में अंतर रहता है तथा उपरिव्यय का भार प्रयोग के अनुपात में नहीं रहता है। सेकेंडली, जहाँ पर मशीनों का अधिक प्रयोग होता हो वहाँ पर यह आधार अनुपयुक्त रहता है, क्योंकि वहाँ पर मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि ज़्यादातर ओवरहेड्स जो हैं वे मशीन से रिलेटेड होते हैं, न कि लेबर से रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पर जो लेबर का जो वेजेस का पेमेंट है वह टाइम के आधार पर नहीं किया जाकर कार्य के आधार पर यानी पीस रेट के आधार पर किया जाता है, वहाँ पर भी इस मेथड को फॉलो किया जाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार कई, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी परिस्थितियों में ये श्रेष्ठ रहता है, तो यदि उससे विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, यदि इन चारों परिस्थितियों से विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, देन इन दैट कंडीशन ये मेथड फॉलो नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से हर एक मेथड के अपने अपने गुण, अपने अपने दोष होते हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए ही हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन की मेथड को फॉलो करते हैं। तो अब तक मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर आधारित परसेंटेज के आधार पर मैंने आपको ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन की रेट कैलकुलेट करना सिखाया। साथ ही परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड के आधार पर किस तरीके से हम रेट कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया। हम किसी भी मेथड से ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन की रेट कैलकुलेट करें, यह ध्यान रखने योग्य बात है कि एक्चुअल ओवरहेड्स की अमाउंट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है। ये अधिक या कम भी हो सकती है। अधिक होने पर अगर एक्चुअल ओवरहेड्स की अमाउंट अधिक है और जो एब्जॉर्ब किए गए ओवरहेड्स हैं वो कम है तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन, और इफ़ absorbed overheads are more than the actual amount of overheads then it is called over absorption। तो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की स्थिति कभी भी आ सकती है। आप ये नहीं मानकर चलें कि हम जो भी अवशोषण की दर ज्ञात करेंगे उसके आधार पर जो ओवरहेड्स की अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी
वो हमेशा वास्तविक उपरिव्यय की राशि के समान ही होंगी। ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये हमारे ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन की रेट के चयन पर, परिस्थितियों पर, श्रम मटेरियल आदि में हुए उच्चावचनों पर आदि बातों पर भी ओवरहेड्स की राशि का ऊपर नीचे होना, परिवर्तन होना निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों मेथड्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आगे के और मेथड्स के बारे में बात करूँगी। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।